हम लोग पीछे का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा दर्पण डिस्कस कर चुके हैं। दर्पण होता क्या है? यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समतल दर्पण, एक क्या बताए थे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का डिफिनीशन लिखवा चुके हैं, दर्पण का डिफिनीशन लिखवा चुके हैं, समतल दर्पण का डिफिनीशन लिखवा चुके हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सा होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम इसी को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण का डिफिनीशन लिखवा चुके हैं, लिखवा दिए हैं। क्या लिखवाएं इसमें? लिखवाएं ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण। थोड़ा सा बीच में प्रचार कर दे रहे हैं आप लोगों का। हम डीके स्टडी चैनल पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग चलती है, और आप लोग आइए, पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं आप लोगों का। नंबर 100 में 100% आएगा, 99% कुछ नहीं होता है। पूरा नोट्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग हम लोगों से जुड़िए, और हर चीज़ें आप लोगों की अच्छा, पूरी न्यूमेरिकल हर चीज़ आप लोगों की बेहतरीन हो जाएगी। तो आइए इसमें देखते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, यह परावर्तक तल क्या होता है बता चुके हैं। परावर्तक तल का मतलब होता है जहां से प्रकाश की किरणें, जिस तल पर प्रकाश की किरणें टकराती है और वापस जाती है, इसी को बोलते हैं परावर्तक तल। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अगर परावर्तक तल नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग आ सकते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक, देखिए अभी हम यह पूछें कि यह कौन सा लेंस है, अगर पूछें यह कौन सा लेंस है, तभी आप लोग बोलेंगे कि यह लेंस नहीं है। जब इसके पार्ट पर कलई कर देंगे तब यह कहलाता है लेंस नहीं। अगर पूछे कौन सा दर्पण है तो आप लोग बोलेंगे कि अभी कोई दर्पण नहीं है, जब तक कलई न किया रहे। अब हम कलई कर दिए हैं, तो यह वाला जो तल है, यह वाला जो तल परावर्तक तल हो गया। पीछे तो कलई किया गया, यह हो गया परावर्तक तल। देखिए अंदर की तरफ धंसा है कि नहीं धंसा है? अंदर की तरफ धंसा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अब एक चीज़ और समझिए, अगर भूल जाएगा तो यहाँ समझिए। केव आ रहा है ना इसमें, CAV केव आ रहा है। केव का मतलब होता है गुफा उभरा हुआ थोड़ी ना होता, अंदर मतलब धंसा हुआ ही होता। तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। यह वाला हो गया था। उसके बाद वह देखते हैं उत्तल दर्पण। देखते हैं किसके बारे में। उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। सेम डिफिनीशन रहेगा, बस उसका उभरा हुआ तल रहेगा। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण
जिसका परावर्तक तल क्या हुआ, कौन बोलो, CON VEX। ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उठा हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे बना दिए, अंदर की तरफ कलई कर दिए और बाहर का तल क्या है, उभरा हुआ है, यह बाहर का तल, इसी बोलते हैं परावर्तक तल। यह बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। एक चीज़ और है, इसके नाम में ही आ रहा है क्या, उत्तल से क्या याद करेंगे, उठल, उत्तल से ही याद कर लेंगे, उठल मतलब उठल दर्पण, मतलब कौन सा, मतलब बाहर का तल उठा हुआ जिसका, इसी को बोलेंगे उत्तल दर्पण। इतना लिखो, अब परिभाषा पढ़ते हैं। हो गया, अब परिभाषा देखते हैं। अब हेडिंग बनाओ, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें 3 तो एकदम मेन है, कौन कौन सा, हमको पढ़ना क्या है। अगर जब यह समाप्त हो जाएगा ना, जब यह महत्वपूर्ण परिभाषा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब नहीं, अभी प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब को परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन प्रतिबिंब, एक पढ़ेंगे आभासी और एक पढ़ेंगे वास्तविक। जब यह पढ़ लेंगे, आभासी और वास्तविक पढ़ लेंगे, तब उसके बाद से प्रतिबिंब बनने की क्या पढ़ेंगे, शर्त पढ़ेंगे। कैसे, मतलब जो यह शर्त जान गया वह प्रतिबिंब बना लेगा, जो शर्त नहीं जानेगा वो नहीं बना पाएगा। प्रतिबिंब बनने की शर्त है। अभी हम सब बताएंगे। कहने का अभी आगे आएगा, जैसे प्रतिबिंब पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब क्या प्रकार के होते हैं यह समझ लेंगे, उसके बाद से प्रतिबिंब बनने की शर्तें पढ़ लेंगे। अब यह शर्त लागू होगा किस पर, दोनों दर्पण में। कौन कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कंडीशन पढ़ेंगे और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कंडीशन पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में हम मुख्य रूप से 6 कंडीशन पढ़ते हैं। यह 6 कंडीशन कब जानेंगे, जब यह परिभाषा समझ लेंगे तब जानेंगे। परिभाषा में क्या समझेंगे, परिभाषा में यह क्या क्या हमको देखना है। कहने का मतलब यह जो दर्पण है, यह किसी गोले का भाग होगा। तो इस गोले का भाग होगा, तो इस गोले को केंद्र को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जो दर्पण का बीचों बीच का पॉइंट होता है, इसको क्या बोलेंगे, और दर्पण का जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, इसको क्या बोलेंगे, तो M1 M2 बोलेंगे, द्वारक बोलते हैं। और यह इसको मिलाएगा रेखा, इसको क्या बोलेंगे, यह क्या रेखा है, ठीक है। तो फिर से इनके बीच का जो पॉइंट होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको फोकस तो हम बोलेंगे, लेकिन फोकस का हम 2 परिभाषा बताएंगे। यहाँ फोकस का ओरिजिनल परिभाषा नहीं बताएंगे, यहाँ तो डायरेक्ट बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का पॉइंट को फोकस करते हैं। लेकिन यह परिभाषा सही नहीं है फोकस का दूसरा परिभाषा होता है। कब यह फोकस का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, जब शर्त पढ़ लेंगे तब। क्योंकि होता क्या है, फोकस इधर भी हो सकता है और लेंस में दोनों तरफ हो सकता है। लेंस में इधर भी फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है, ठीक है। तो क्यों होता है दोनों तरफ, किसको प्रथम फोकस किसको द्वितीय फोकस कहते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। फोकस एक्चुअली में जब हम यह शर्त पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, मतलब प्रकाश की समान मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही बोलते हैं फोकस। यह डिफिनीशन सही है। और यहाँ जब पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे कि मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मतलब आधी दूरी को, मतलब इन दोनों की आधी दूरी को ही क्या बोलेंगे? हाँ, बीच वाले पॉइंट को ही फोकस बोल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले दर्पण का वक्रता केंद्र हम लोग पढ़ रहे हैं। बुक में कौन सा टॉपिक पहले दिया, कौन सा परिभाषा? उसी ध्रुव दिया है, पहले ध्रुव ही लिख दे रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ध्रुव। क्या दिया है? उतना ही कठिन लैंग्वेज नहीं लिखवाते हैं। ध्रुव हो गया। इसको लिख लो, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को मतलब दर्पण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गोली दर्पण। यहाँ परिभाषा दे दी है कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, ना कि समतल दर्पण से संबंधित। तो दर्पण चाहे समतल दर्पण हो चाहे कोई भी दर्पण हो, दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है? अरे अवतल है, उठल में उठा हुआ रहेगा, भूलो ना, फटाक फटाक बोलना सीखो। यह अवतल है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, लिख लेना। इसको बोलेंगे उत्तल, ठीक है? मतलब इसका परावर्तक तल यह है और इसका परावर्तक तल यह है ना? तो मतलब बोले दर्पण का बीच वाला पॉइंट, या बीच वाले ही पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। इसी बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इसे किसे दिखाएंगे? P से। अभी हम चाहेंगे तो खींच के रेखा भी दिखा सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, हम खींच दिए हैं। लेकिन बस यही जानो कि यह वाला बीच वाला पॉइंट ही क्या कहलाता है? ध्रुव। फिगर बना लो नीचे। इतना बार नाम लेंगे अवतल उत्तल का कि एकदम पूरा इसके बाद से हो गया। उसके बाद से पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलो इंग्लिश छोड़ दे रहे हैं, इंग्लिश लिखना है। वक्रता केंद्र को हम लोग किसे दिखाएंगे? C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इस देखो, वक्रता केंद्र का मतलब होता है यही दर्पण किसी गोले का भाग होगा, यह भी किसी गोले का भाग होगा। गोला नहीं बना, इस गोले का कोई न कोई केंद्र रहा होगा, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसी गोले के सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। या नीचे आप फिगर बना लेना। गोली दर्पण, यह गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण भी दो तरह के, अवतल और उत्तल। मतलब गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं?
अच्छा तुम लोग ये बताओ, गोला और वृत्त में क्या अंतर है? गोला और वृत्त में अंतर क्या है? यह समतल होता है। चलो यह समतल होता है और समतल होता है, और यह गोला जो होता है वो पूरे चारों तरफ से भरा हुआ होता है, और वृत्त सिर्फ ऐसे होता है, खाली होता है। मतलब गोला को क्या डिफिनेशन दोगे? गोला भी तो खाली हो सकता है, खोखरू गोला, खोखला। पूरी तरह से मतलब इस साइड से सभी ओर से घिरा रहता है। हाँ, और वृत्त सिर्फ ऐसे। हाँ तुम लोग जान रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। गोला जो होता है 3D होता है, 3D आकृति है, यह 2D आकृति है। गोला मतलब गेंद समझ लो, गेंद। वृत्त का मतलब चूड़ी, चूड़ी कंगन जो भी होता है यह चूड़ी होता है। गोला में केंद्र सेंटर नहीं होता है, वो तो हम इसमें समझाने के लिए मान रहे जिस गोले का केंद्र होता है, ठीक है। इसमें वृत्त में जैसे वृत्त खींचेंगे ना, अगर दो आकृति दिया है, एक आकृति ऐसे है, एक आकृति ऐसे है, अगर हम पूछ रहे कौन गोला कौन वृत्त है, तो ऊपर में सेंटर दिए हैं क्या? सेंटर नहीं दिए, तो इसको कहेंगे गोला, क्योंकि इसमें सेंटर दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस वृत्त में सेंटर अनिवार्य होता है। वक्रता त्रिज्या, इसको दिखाएंगे वक्रता त्रिज्या को आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। इसको देखो तो, इसका इंग्लिश से रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या है क्या, पहले फिगर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई दर्पण है, कोई दर्पण नहीं है। अब इस दर्पण का हम लोग नाम जान गया, उठा हुआ तो नहीं है, धंसा हुआ तो अवतल दर्पण है। और इसको डाटेड फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। इसको डाटेड फॉर्म में कर दिए। ये कौन सा गोला बना है जी? इसको डाटेड फॉर्म में कर दिए। इसका जो बीच वाला पॉइंट था, इसका बीच वाला जो पॉइंट था, इसको हम लोग क्या बोले थे? पोल बोले थे, ध्रुव बोले थे इसको। यह ध्रुव था। इस गोले का जो केंद्र था, इस गोले का जो केंद्र था, इसको बोलते थे सी, मतलब वक्रता केंद्र बोले थे। वक्रता केंद्र बोले हैं, केंद्र। अब देखो दो चीज़ हमको मालूम चल गया, एक ध्रुव मिल गया, एक वक्रता केंद्र मिल गया। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे दिखाते हैं आर से, ठीक है। अभी फोकस और त्रिज्या में संबंध बता रहे हैं, लेकिन यह क्या है? वक्रता त्रिज्या। कितने लोग समझते हैं कि यही वक्रता त्रिज्या है? वक्रता त्रिज्या दूसरा चीज़ है। वक्रता त्रिज्या एक प्रकार का क्या है? दूरी है। और वक्रता केंद्र क्या है? एक प्रकार का बिंदु है। बिंदु और दूरी में का अंतर है? दूरी कुछ लंबाई होती है, बिंदु पेंसिल की बारीक नोक होता है। इसको बोल दें क्या बोलें? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किसे दिखाएंगे? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो फटाक दे कि आगे बढ़ें। डिफिनेशन पूरा बता दें क्या? डिफिनेशन लिखना नहीं है, वैसे ही पूरा डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, नहीं उससे देख कर नोट्स नहीं बना, तब अभी तुरंत रफ कर लो तुरंत। हाँ चलो ठीक है, जैसे तुम लोग मर्जी, लेकिन बाद से बढ़िया था कि अभी तुरंत तक करते चले जाओ। सेकेंड लगेगा, उस तरह से सीक्वेंस में तुम्हारा नोट्स भी बन जाएगा। इस समय हो जाएगा, बाद में चल के मज़ा नहीं आएगा। किताब से पढ़ोगे बाद में ना कोई चीज़, तो फिर उतना टाइम लगेगा। इससे बढ़िया लिखते चले जाओ। एक बार हम पढ़ा दे रहे हैं, एक बार अपने लिख दे रहे हो, कई बार से ऐसा होगा कि कभी भूलेगा नहीं। लिख लो इसको। अच्छा, उसके बाद से फोकस
उसके बाद से ठीक, फोकस दूरी इतना ही, फोकस तल। जब लेंस पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे संयुग्मी फोकस। यहाँ पर बस फोकस बता दे रहे हैं, आगे प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और संयुग्मी फोकस भी। हाँ जी, हो गया। वक्रता त्रिज्या के बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष बोलें या प्रधान अक्ष बोलें, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का स्पेलिंग बोलोगे, सही है ना? एक्सिस PAL है। एक प्रिंसिपल में सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष और उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यह होता क्या, इसी फिगर में बता दे रहे हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी को ही बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। फिर देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वक्रता, हम डिफिनेशन बुक से छोटा छोटा लिखवा रहे हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा आता है फोकस। उसके बाद से आता है फोकस। फोकस क्या होता है और इसके बाद फोकस दूरी क्या होता है। अभी लास्ट में यही बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि सूर्य जो, मतलब जैसे तुम लोग होशियार हो तो समझ जा रहे हो, जो लोग नहीं जानते हैं पहली बार पढ़ते हैं तो एक ही बार में यहाँ हमारे सामने समझ जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जब वो लोग हफ्ता दिन 10 दिन बीत जाएगा ना, तब एक ही फिगर में समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए पहले अलग अलग करके लास्ट में एक ही बार कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी लोग आएंगे ना, जब सब लोग आएंगे तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहता, सबको समझ में आता है, A to Z समझ में आता है। चाहे कितना हो गोबर गणेश रहे, बस थोड़ा सा उसको पढ़ने आए हैं, उसको साइंस सिखा देंगे हम। अगर जितना पढ़ाएं घर पे पढ़े, एकदम उसको कठिन लगेगा ही नहीं कभी भी। फोकस बता दे रहे हैं, किताब में से देख के लिख लेना, ठीक है। देखो फोकस होता क्या है, इधर देख लो फोकस होता क्या है। मुख्य अक्ष के फोकस को समझना क्या है, अलग से बता दे रहे हैं, इसको फिगर मिटा दे रहे हैं।
किताब में अगर डिफिनेशन नहीं दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो यही वाला लिख लेना। फोकस होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी दर्पण है तो हम लिखवा क्या रहे हैं, और एक मान लो यह दर्पण है, इसमें तो समानता किरण जाएंगी और टकरा के चली जाएंगी कहीं ना कहीं। अब देखो होता क्या है, दोनों दर्पण हमको समझना है। यह कौन सा एक्सिस बना रहे हैं, मुख्य अक्ष बना रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। यह तो नहीं काटेगा, ये टकरा कर उधर वापस चला जाएगा, तो यह काटेगा नहीं, काटता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। फिर देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। किताब में सेम सेम दिया ना, एक बार किताब से पढ़ो, देखो क्या दिया, नहीं तो यही बार लिख लो। चलो ठीक है, यह लिख लो, तो हम लिखवा दे रहे हैं। फोकस का नहीं दिया है, चलो ठीक है, फोकस का लिखो, तो हम लिखवा दे रहे हैं। फोकस ले, इसी को कोई फोकस बोलता है, कोई मुख्य फोकस बोलता है। फोकस बोले या मुख्य फोकस बोले, बात एक ही है। मुख्य फोकस, जैसे सुनो, जो तुम बोल रहे हो वह एक है फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, एक है मुख्य फोकस, एक मिनट, मुख्य फोकस को फोकस भी बोल सकते हैं, और फोकस दूरी दूसरी चीज़ है। दूरी का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ लंबाई हो, फोकस का मतलब यह क्या है, यह एक बिंदु है। अगर फोकस दूरी बोलेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, और इस बिंदु को फोकस बोलें या मुख्य फोकस बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग पहले। लिख लो, तुम लोग लिखो। लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर, नहीं फोकस बिंदु नहीं लिखना, फोकस लिखना है या मुख्य फोकस लिखना है। हेडिंग बना लो, उसके बाद से बोल रहे हैं, उसको भी लिख लेने दो। आप लोग 100% बिलीव कर सकते हैं हमारे पर। आप लोग कोचिंग में आइए, A to Z समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक वर्ड नहीं कंफ्यूज रहेंगे आप लोग, टोटल क्लियर होगा। आप लोग एक बार जुड़िए हम लोगों के साथ। बोला लिखना, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, गुटखा खाओ का जी, कैसे मुँह लाल कर लियो। हाँ अच्छा, हम सोचे गुटखा खाए हो। ठीक, सुरती खाते हो। हाँ, काटती हुई प्रतीत होती है, उसे
दर्पण का फोकस कहते हैं, यह फोकस हो गया। आगे हेडिंग बना लेना फोकस दूरी, फोकस दूरी। बोरिंग तुम लोगों को लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अभी डिफिनीशन चल रहा है, लेकिन जो टॉपिक नहीं समझ में आया ना वह टॉपिक देखना है। मतलब हमारे समझाने में और स्कूल के समझाने में कितना अंतर है, अंतर आएगा जब केमिस्ट्री का विद्युत अपघटनी विधि, यहाँ पर जनरेटर पढ़ोगे, मोटर पढ़ोगे, ठीक है, यह सब चीज़ें जब पढ़ोगे तब तुम लोगों को लगेगा एकदम। अब फिर से जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, जब करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तब तुम लोगों को दिखेगा। और वहाँ बस डिफिनेशन पढ़ोगे, यहाँ फिल करोगे, सवाल लगाना, ठीक है, हार्स पावर वाला, मतलब शक्ति, सब चीज़ बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें भी आएगा, इसमें जब मानव नेत्र पढ़ोगे एकदम अलग अंदाज में। फिर जब पढ़ोगे, कौन, मतलब हमारा यूट्यूब वाला देख लिए हो, शुरू से देखे हो, समझ में आया लास्ट तक? किताब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट गया होगा एकदम, मतलब पहले आउट ऑफ पार्ट समझाए हैं, बाहर पार्ट समझ, उसके बाद से अंदर वाला बताए हैं। इतना ईजी है, मतलब उसमें जीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना होगा, जीके वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बना होगा। सर लोग क्या करते हैं, अंदर का बनाते हैं और उसमें फिगर बनाना भी सीखे हो। आगे भी पार्ट था, एक ही पार्ट नहीं, एक 4 पार्ट में पढ़ाए हैं, तो एक ही पार्ट पढ़े हो ना, 4 पार्ट है मानव नेत्र का बनाया है। उसके बाद से मतलब 10 सेकेंड लगेगा मानव नेत्र बनाने में, इतना क्लियर इमेज बनाओगे। आगे देखो सब ट्रिक बताएं कैसे मानव नेत्र बनाया जाता है, क्या क्या नाम एकदम आसानी से। नहीं, एक नहीं, सब पढ़ा है, आगे देखना उसमें, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ, देखो आगे है अभी, ठीक। फोकस दूरी देखो क्या होता है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह तो हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से द्वारक आया होगा। देखो यह जो दर्पण का दोनों का अंतिम बिंदु होता है ना, इस अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब यह द्वार है, इसका दर्पण का यही द्वार है। यह जो लाइन है इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक बोलते हैं, यही द्वार है। मतलब यहाँ तक आएगा टकराएगा, यहाँ तक जाएगा, दूसरे द्वार ही चला जाएगा, कहीं बह जाएगा, यहाँ आएगा टकराएगा, यहाँ आकर टकराएगा, पता नहीं यहाँ से यहाँ मारेगा, इधर कहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो परिभाषा लगभग लगभग समाप्त होगा। एक ठो और है फोकस तल। फोकस तल समझ में आएगा नहीं तुम लोग का, फोकस तल का कोई यूज भी नहीं है। मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब फोकस है ना, अगर इसके लंबवत कोई तल बनाए, लंबवत तल इसके, इस अक्ष के, मान लो यह ऐसे अक्ष है, इस अक्ष के फोकस पर एक लंबवत तल बनाओ, ऐसा खूब चौड़ा तल बनाओ। फोकस है ना, जैसे कापी तो बताएं, दो ठो, ये छोड़ दो। इसे मान लो यहाँ पर फोकस है, इस फोकस पे एक किताब खड़िया दें, ऐसे खड़ा कर दें, देखो यह तल नहीं है, फोकस, मुख्य अक्ष के फोकस पर लंबवत तल कोई कहते हैं फोकस तल। हाँ, यह वाला साइड, इधर का भी, इधर का भी, यही इस पर, अब यह वाला जो तल है यह फोकस तल है, समझ में आ गया ना, यही है। अब मुख्य अक्ष के फोकस के, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस पर लंबवत तल कोई क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। फोकस नहीं कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े, फोकस दूसरा चीज़ है, फोकस दूरी दूसरा चीज़ है, द्वारक दूसरा चीज़ है, ध्रुव पढ़ी। इसमें मेन चीज़ देखो क्या क्या करना है, हमको फोकस जानना है, ध्रुव जानना है, वक्रता केंद्र जानना है, और वक्रता त्रिज्या जानना है, और फोकस दूरी जानना है। अब एक चीज़ देखो, अब हम लोगों को एक चीज़ छूट रहा है जो हम लोग कल देखेंगे, सी और एफ में रिलेशन, आर और एफ में रिलेशन, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाएं, कैपिटल आर से स्मॉल आर से, ठीक है। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है वह देखेंगे। एफ, कैपिटल एफ फोकस को दिखाता है, यह एक बिंदु है, स्मॉल एफ लिखेंगे तो यह एक दूरी है, ठीक है, यह एक दूरी है। तो इसको हम लोग देखेंगे। वैसे ही जनरली सब लोग जानते हैं जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या के एकदम बीच में होता है, लेकिन इसका प्रूफ है, इसका डेरिवेशन है, वैसे ही नहीं है, ये नहीं कि अंदाज से आ गया है, अंदाज से नहीं आया है, ठीक है। मान के चलिए यह हमारा आर है, तो इसके बीच में होता है एफ, यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो यह r/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो r/2 हो जाएगा। तो r/2 मिला के पूरा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक एफ है
फोकस दूरी, तो यहाँ तक भी एफ है। कहने का मतलब दो गो एफ को जोड़ेंगे तो आर होगा। आर पूछें तो 2f मिल के होगा। कहने का मतलब वी एफ इक्वल टू r/2 होता है। यह ऐसे ही नहीं आया, इसका डेरिवेशन आप बोलेंगे तो डेरिवेशन भी सिखा देंगे, लेकिन इसको सीखने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान डेरिवेशन है, छोटा सा है, कल बता देंगे, डेरिवेशन ही बता देंगे, नहीं तो एफ इक्वल टू r/2 याद कर लीजिए। डेरिवेशन पूछेगा नहीं। अब देखिए आगे हम कल हम प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब पढ़ाने के बाद से प्रतिबिंब बनने की शर्त पढ़ाएंगे। प्रतिबिंब बनने की शर्त जब पढ़ा लेंगे तो उसके बाद से दर्पण का प्रतिबिंब को तरह का बन रहा है वो बताएंगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह सवाल सब लोग जानते हैं, लेकिन लगा नहीं कोई पाता, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन इतना ज़बरदस्त है। हाँ, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे सब लोग जानते हैं। इसको प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, इसको वस्तु की दूरी बोलते हैं, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। यह अवतल उत्तल दोनों के लिए एक कठोइया है, वह लेंस में लगता है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यह लेंस का फार्मूला है और यह दर्पण का फार्मूला है। तो आने वाले अगले एपिसोड में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है।